ठीक है। ओके गाइस, सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि 4 ऐसे स्टेप्स जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से अब तक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, फिर डिस्क्रिशनरी सेटअप्स आपको सौरभ सर ने सिखाए, राइट। एंड देन उसके बाद DCC एंट्रीज, 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, करेक्ट है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, कंसोलिडेशन, ट्रेंड लाइन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने अब तक डिस्कस करी है, जिनकी वजह से आप अभी इक्विटी मार्केट में और इंट्राडे में ट्रेडिंग कर पा रहे हो। ठीक है, एंड फंडामेंटल्स आपके खत्म हो चुके हैं, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हो। देखो, ये जो 20s एज होती है ना, 20s एज में क्या होता है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो करना चाहता है। मतलब हर एक को ऐसा रहता है कि नहीं यार, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि मेरे को महीने का लाखों रुपए आने लग जाए, राइट। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट जितना जल्दी आप अपने दिमाग में सोच रहे हो उतना जल्दी नहीं, राइट। पॉसिबल है, आप कर सकते हो। फास्ट सक्सेस भी लोगों को मिलती है जस्ट बिकॉज कि उनकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको भी मिल सकती है, उसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन उतनी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, करेक्ट है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के मदद से आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। ठीक है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है किसी भी पर्सन का, ठीक है, इनफैक्ट माइकल जैक्सन भी इस चीज की वजह से डेट में चले गए थे। ठीक है, एंड दैट इज कैश फ्लो। क्या बोलते हैं? कैश फ्लो। अभी हमने फंडामेंटल्स में सीखा था, तो यहां पर मेनली आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है? कंट्रोल योर कैश फ्लो। ठीक है, किस चीज के ऊपर फोकस करना है? कंट्रोल योर कैश फ्लो। नाउ देखो, कैश फ्लो होता क्या है गाइस? कैश फ्लो का मतलब होता है पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, अब पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या ज्यादा होना चाहिए? अगर हम स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए, राइट। बट होता क्या है टेक्निकली हमारे साथ कि अगर हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, चलो मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, इनफ्लो 1 लाख का हो रहा है, 1,05,000 रुपए एक्सपेंस कर रहे हैं, तो व्हाट्स दैट? गुड और बैड? बैड, राइट। बट अगर मैं 40,000 रुपए कमा रहा हूं बट 10,000 रुपए मेरे इन्वेस्ट में जा रहे हैं, गुड, राइट। क्योंकि मेरे को आ तो 40 रहा है, इनफ्लो 40 का है, उसमें से भी मैं 10 इन्वेस्ट कर रहा हूं सो दैट कंपाउंडिंग में मेरे को उसका रिजल्ट मिल सके, वो भी मेरे इनफ्लो में, मेरे असेट्स में काउंट हो सके। ठीक है, ओके। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और तब क्या निकालते हैं? अपनी सेविंग्स, राइट। बट हमें ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करना है। हमें कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है इनकम माइनस सेविंग और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। समझ में आई बात? अब देखो होता क्या है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा आते ही उनको लगता है कि बस अब तो ठीक है यार, अब तो उड़ाओ, मस्त जाने दो। ठीक है, घूम के आते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, ठीक है, मस्ती करते हैं, या फिर अपने लिए ये चीजें खरीद लेते हैं, नीड नहीं भी है फिर भी अननोइंगली, लाइक मतलब उस चीज के ऊपर पैसा डाल रहे हैं बिना सोचे समझे। समझ रहे हो? लेकिन वॉट इफ कि अगर हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग के फॉर्मूला को हटा के हम डिस्कस करें इनकम माइनस सेविंग इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। मतलब पहले ही आपने खुद के लिए पैसा निकाल के रख लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? उस जो भी पैसा बच रहा है उससे एक्सपेंसेस बियर कर रहे हो। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला जो हमें
फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, कभी आपने ये डेटा सुना है कि आज भी 60 to 70% इंडियन मेंस आर ब्रोक? क्यों है? मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, क्यों है? फाइनेंशियली फ्री नहीं है, राइट? फाइनेंस की वजह से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर ब्रोक टुडे एज वेल। क्यों है ऐसा? क्योंकि इनकम बढ़ रही है लेकिन साथ में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर पहले इनकम थी 25,000 तो बंदा खुश था, यार मस्त है, बढ़िया है, मतलब 25,000 में से 5,000 रेंट जा रहा है, 10,000 घर में जा रहा है, 10,000 रुपए जेब में बच रहा है, करेक्ट है। लेकिन अब इनकम हो गई 80,000, बट अब वो सर पकड़ के बैठा है कि यार क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? अब चाहिए महंगे फोन, महंगी गाड़ी, जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, शॉपिंग। शॉपिंग का डोपामीन भी तो चाहिए ना, है ना? शॉपिंग, ईएमआईज, वैकेशंस, अब घूमने भी जाना है। क्यों? क्योंकि 80,000 रुपए की इनकम हो गई है। अब वो 80,000 में से जब वो डे एंड पे देख रहा है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, जीरो। आर्यभट्ट जीरो, समझ रहे हो? ठीक है। इट मींस कि इनकम का बढ़ना आपके लिए अच्छा तब है जब आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहे, आपका कैश फ्लो कंट्रोल में रहे। अगर आपका आउटफ्लो ज्यादा रहेगा तो आपके ऊपर भी माइकल जैक्सन जैसा डेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि अपना एक तो आइलैंड खरीदा, उसका हर साल का जो मेंटेनेंस जा रहा था, हर महीने का था आई गेस, ठीक है, मंथली जो मेंटेनेंस जा रहा था वो 5 CR जा रहा था। तो अब आप सोचो कि एक मैंने समझाया था हिडन कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आप कार खरीद रहे हो बट आप एक्चुअल में कार नहीं खरीद रहे हो, आप कार के साथ में 10 और एक्सपेंसेस खरीद रहे हो, ठीक है, 10 और एक्सपेंसेस अपने लिए बढ़ा रहे हो, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? हम कैसे अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं और एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? आपने कई बार सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं बजटिंग। हमें बजटिंग करना पड़ेगा ना अगर हम सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं तो। क्या होगा वो? 50-30-20 रूल। क्या होता है? 50-30-20 रूल। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर 50% क्या होता है गाइस? नीड्स। जो मेन एक्सपेंसेस हैं, मेन जो नीड्स है, जो पैसा आपका जाएगा ही जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? नीड्स, ठीक है। तो वो हमारे अकाउंट किस में होंगे? नीड्स में। जैसे इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? मान लो आपका रेंट हो गया, फूड, आपका बिल, ठीक है, और मान लो फीस, स्कूल की फीस हो गई, या फिर आप कोई भी स्किल सीख रहे हो कॉलेज में हो, ठीक है, तो उसकी फीस हो गई। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं? नीड्स में। अच्छा, वांट्स में क्या आता है? 30% हमें किस में देना होता है? वांट्स में। वांट्स में क्या आ गया? जैसे कि गेड़ियां मार रहे हैं जो दोस्तों के साथ में, है ना, रखड़ना जिसको बोलते हैं गुजराती में, रखड़ना, है ना। तो रखड़ रहे हैं रात रात भर जाके, अरे चलो चाय सुट्टा और ये ना वो, है ना। तो ये चलो, ये तो जस्ट जोक था, नॉर्मल इसमें तो एक्सपेंस जाता है, बट जैसे मूवीज में जा रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग हो गई, या फिर फॉर एन एग्जाम्पल कि वेकेशन पे मतलब घूमने निकल गए कहीं पे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किस में जा रही हैं? वांट्स में जा रही है, करेक्ट है। देन 20% जो आता है वो 20% किस में जाता है हमारा? इन्वेस्टिंग में। किस में? इन्वेस्टिंग में। क्योंकि आप अपनी इनकम का 80% अगर सिर्फ अपनी नीड्स और वांट में डाल रहे हो तो एटलीस्ट 20% तो आपको सेव करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 20% भी सेव नहीं करोगे तो क्या होगा? आगे आप ऐसे सर पकड़ के बैठोगे और जो लोग ब्रोक हैं उनकी तरह ऐसे ही सर पकड़ के ब्रोक ही रह जाओगे। समझ रहे हो? तो
तो वो चीज हमें नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें बजटिंग करनी है। बजटिंग के अंदर हमें 50-30-20 रूल फॉलो करना है। अब इन्वेस्टिंग आप कहां कहां कर सकते हो? नंबर 1 थिंग, म्यूचुअल फंड। करेक्ट है, बहुत इजी चीज है। इसमें हमें कुछ सर दर्द चाहिए ही नहीं। इसमें सिर्फ पैसा डाल दो और एनालिस्ट जो एक्सपर्ट हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो आपके पैसे का यूज करके उसको ग्रो करके आपको सालाना रिटर्न दे रहे हैं 12 से 15%, विच इज गुड देन एफडी, राइट, विच इज गुड देन जो पैसा आपकी सेविंग अकाउंट्स में पड़ा है। करेक्ट है। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो, इक्विटी एसआईपी। क्या कर सकते हो? इक्विटी एसआईपी। मैंने बताया इक्विटी एसआईपी क्या होता है, स्टॉक्स में एसआईपी करना। अब उसमें होता क्या है, उसमें आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट डालते हो और उस अमाउंट से उस करंट प्राइस के अकॉर्डिंग जितने शेयर्स आ जाते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो में काउंट होते रहते हैं। तो वो शेयर्स हर महीने आपके बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे वो आपके शेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है। अब वो कैसे बढ़ेगा, हर महीने आप डाल रहे हो तो कंपाउंडिंग में वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर, क्योंकि आप ये एक सेफ जोन क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, एक सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो। तो वो सिक्योरिटी क्रिएट अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर हमें एक चीज और चाहिए, दैट इज क्या चाहिए, इमरजेंसी फंड। बिकॉज अगर इमरजेंसी फंड ही नहीं होगा, अगर मुझे आज कोई प्रॉब्लम पड़ गई, अगर मुझे आज कोई जरूरत है, तो मैं इमरजेंसी फंड के साथ में उस चीज को टैकल कर सकता हूं। बट अगर मेरे पास वो भी नहीं है तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी जीरो हो जाएगा। तो मुझे उससे बचने के लिए इमरजेंसी फंड चाहिए। अब इमरजेंसी बहुत तरीके की होती है। मेडिकल इमरजेंसी भी होती है, ठीक है। मान लो कि आज लास्ट डेट है, आपको फीस भरनी है, ये भी इमरजेंसी हो सकती है। अब मान लो आपकी बाइक खराब हो गई, आपके पास अभी पैसे नहीं है, ये भी एक इमरजेंसी हो सकती है। उसमें खर्चा आ रहा है 9-10 हज़ार रुपए का, ये भी एक इमरजेंसी है, ठीक है, क्योंकि डेली ट्रैवल करना है। फोन खराब हो गया, ये भी एक इमरजेंसी है। अब उसमें आप घर से पैसा नहीं ले रहे हो, आप खुद ही टैकल कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप कैसे टैकल कर सकते हो, जब आपके पास इमरजेंसी फंड है। बट मेडिकल वाला जो है उसके लिए हमें एक चीज चाहिए, एंड दैट इज इंश्योरेंस। ठीक है। इंश्योरेंस क्यों चाहिए, उसका रीजन ये कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा हमारा जा सकता है और हमारा पूरा ईएफ जीरो हो सकता है। ठीक है। हमें नहीं पता कि मेडिकल इमरजेंसी कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी का तो कोई वो ही नहीं है, कितनी भी हो सकती है, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, वॉटएवर। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मेन इंश्योरेंस, जिसमें हम कवर ले सकते हैं मिनिमम लाइक 40-50 लाख समथिंग का, ठीक है, या फिर 20-30 लाख समथिंग का, जो भी XYZ अपने लिए, पेरेंट्स के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी इंश्योरेंस के अंदर आप उनको भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आप में से किसी को भी कुछ भी होगा तो वो इंश्योरेंस का जो कवर है वो उनको मिल जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, क्लेम करने पर। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज करनी है, एंड दैट इज कि एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। क्योंकि अगर आप एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता। देखो, आपके हर दिन के वो जो 200-300 रुपए का जो खर्चा है ना, वो महीने के एंड पे कुछ 10,000 रुपए बन जाता है, राइट। और जब आप उसको ट्रैक नहीं करते हो ना, तो आपको कभी पता ही नहीं चल पाता कि आपके हर महीने के वो 10,000 रुपए कहाँ जा रहे हैं। करेक्ट है। तो आपको हर छोटे से छोटे एक्सपेंस को ट्रैक करना है। लोग बोलेंगे कि क्या चिंदी चोरी कर रहा है, 10 रुपए लिख रहा है, बट यू हैव टू राइट कि 10 रुपए का खर्चा मैंने यहाँ किया। आपके नोट्स बने रहने चाहिए हर महीने के, हर हफ्ते के, और मैं तो बोलता हूँ हर दिन के, क्योंकि आपका दिन का खर्चा, हफ्ते का खर्चा, महीने का खर्चा ही आपको ट्रैकिंग में हेल्प करेगा। तो वो आपको पता होना चाहिए। अभी शायद आप नहीं इतना ज़्यादा कमा रहे हो, तो शायद इतना आपका वो चीज़ नहीं है कि आप ट्रैकिंग रखते हो, लेकिन जब आप कमाने लगोगे तो ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि अभी आप सारे स्टूडेंट्स हो और एक ही पर्सन यहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं, है ना। तो मेनली जब आप कमाओगे तो आप देखोगे कि कैसे आपको ट्रैक करना है बेसिकली। ठीक है। अब नाउ सबसे डेंजरस एक्सपेंसेस तो हमारे वही होते हैं कि जैसे कि EMI हो गया, ठीक है, हर महीने जो हमें लाइक ऑटो डेबिट जो हमारा होता है, सब्सक्रिप्शंस, जैसे कि अगर
नेटफ्लिक्स चल रहा है, प्राइम चल रहा है, ठीक है, या आप एडिटर हो तो आपका कैपकट का चल रहा है, ठीक है, एडोबी का चल रहा है। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इसमें आपका ऑटो डेबिट होता है, लाइक आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑटो डेबिट हो रहा है। अब जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है किलर, क्योंकि ऑनलाइन में हम क्या देखते हैं, अरे 50% ऑफ, ले लेते हैं 60% ऑफ, अरे अभी 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 बाय कर लेते हैं। बट व्हाट्स दैट, वो बेशक 60% ऑफ मिल रहा है, बट आपके साथ क्या हुआ कि आपकी जेब में जो बजट था भी नहीं शॉपिंग के लिए, वो भी निकाल के आपने शॉपिंग में डाल दिया। अब आपके फाइनेंस गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि आपने ट्रैकिंग नहीं करी, आपको पता नहीं था कि आपका मंथ एंड पे जो खर्चा है वो आप कैसे बियर करोगे, कितना होगा वो आपको नहीं पता था। इसीलिए आपके पास जो पैसा पड़ा था वो भी आपने शॉपिंग में लगा दिया, आपके सब्सक्रिप्शंस में कट गया, आपने खाने में लगा दिया, क्योंकि जीप तो बहुत ज़्यादा चटपटी है, ठीक है, उसको नया नया खाना चाहिए, जोमेटो स्विगी वो सब कर लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे फाइनेंसेस गड़बड़ आ गए। तो वो चीज़ के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर है? ओके, नाउ मैं एक मेथड बताता हूँ आपको। मैंने बजटिंग बताया आपको, ठीक है, जिसकी मदद से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो। बट एक और मैं मेथड आपको बताता हूँ कि आपको मिनिमम, जब भी आप वर्किंग और अर्निंग वाले बंदे बन रहे हो, तो आपको देखो 3 अकाउंट्स ओपन करने हैं। कितने अकाउंट्स गाइस? 3 अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट इनकम अकाउंट, जिसमें आपकी पूरी इनकम आएगी, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कभी भी जो आपका डीमैट अकाउंट है वो इससे लिंक नहीं करना, इससे लिंक करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, ठीक है। एंड तीसरा क्या हो सकता है? एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तीसरा एक्सपेंसेस अकाउंट। अब देखो एक चीज को समझना है यहां पर कि इनकम आई, ठीक है, इनकम का 50% एक्सपेंसेस में डाल दिया, जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसके अकॉर्डिंग, ये हो गया इसके अंदर, ठीक है। 30% आपने इसी में रखे रहने दिया, ठीक है, और 20% आपने इनकम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया, जिससे आपका डीमेट लिंक है, या फिर जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो वो यहां से ऑटो डेबिट एसआईपी आपकी हो रही है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हमेशा आपको 3 सेपरेटेड अकाउंट चाहिए इफ यू आर अ वर्किंग। अगर आप स्टूडेंट हो तो अभी देखो आपका एक्सपेंसेस वाला हमें चाहिए नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस वाला भी आपका है नहीं। अभी आपका एक ही अकाउंट चलेगा अगर आप स्टूडेंट हो तो, ठीक है, उसमें ही आपके घर से पैसा आएगा, उसी से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट जब आप खुद कमा रहे हो, यहाँ पर सैलरी आ रही है, यहाँ पर आप 20% डाल रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ पर आप 50% डाल रहे हो एक्सपेंसेस के लिए। अब जो भी खर्चा एक्सपेंसेस में होगा वो इस अकाउंट से होगा। बट अगेन गवर्नमेंट तो आपका पूरा पैसा ही ट्रैक कर पाएगी ना, बिकॉज एक पैन कार्ड से ही आपके ये तीनों अकाउंट्स ओपन होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट को तो पूरा पैसा ट्रैक हो रहा है। अब इससे ये दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पर डेबिट ही डेबिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है डेबिट हो रहा है, यहाँ पर इनकम में क्रेडिट हो रहा है, तो ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। आप ये 3 अकाउंट्स अपने रख सकते हो। अब ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर भी आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है, कि इनकम में आया पैसा, आज आया, आपने ऑटोमेटिक ट्रांसफर डेट लगा दिया कि इस डेट को इतना % इसमें डल जाना चाहिए, तो वो इसमें डल जाएगा। इतना % इसमें डल जाना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अब इससे आपको करना नहीं पड़ेगा, और आपका जो दिमाग है वो आपको रोकेगा नहीं कि यार छोड़ना यार क्या करेगा करके, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं 90% जो लोग ऑटो एसआईपी करते हैं ना, जैसे ऑटो ईएमआई होती है, व्हाट्स दैट, कि आपके दिमाग में घुसा रहता है कि 5 तारीख को ईएमआई कटेगी, तो आप कैसे भी करके 4 तारीख को उसमें पैसा डाल दोगे अगर नहीं होगा तो, और डला है तो वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। तो कंपनीज इजीली अपने पैसे को फ्लो करती रहती हैं, लेती रहती हैं। सेम विद योर एसआईपी या फिर आपका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ऑटो एसआईपी स्टार्ट करो। अब आपका हर महीने आप करो या ना करो, आपके बैंक से ऑटो डेबिट हो जाएगा, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि
जो ऑटो एसआईपीज और जो ऑटो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, वो एज कंपेयर टू मैनुअल इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि लोग ऑटोमेटिक वाली चीज में ज्यादा बेस्ट रहते हैं कि कट गया अब निकाल नहीं सकते, कट गया तो कट गया, अब वो इस फंड में से मैनेज करेंगे। बट अगर मैन्युअली डालना, अरे यार छोड़ना, एक काम करते हैं, इस बार खर्चा ज्यादा हो गया है, अगले महीने इन्वेस्ट कर देंगे, एक साथ कर देंगे दो, बट क्या होता है, नहीं होता। सेम विद ईएमआई, एक महीने की अगर बाउंस हुई, दूसरे महीने की बाउंस हुई, तो फिर दो एक साथ निकल ही नहीं पाएंगी, फिर वो एक 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 भरता रहेगा, सो दैट उसका नोटिस ना आ जाए 3 ईएमआई के बाद, लेकिन वो पिछली दो नहीं भर पाएगा। क्यों? क्योंकि हर महीने का पैसा तो उतना ही है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसीलिए ऑटो एसआईपी, ऑटो ईएमआई वर्क करते हैं, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करके चलना है। ये था हमारा स्टेप 1। क्लियर है? स्टेप 1 समझ में आ गया सबको? नाउ स्टेप 2 क्या हो सकता है? किल बैड डेट। किल बैड डेट मतलब क्या है इसका? बैड डेट का मतलब है कि जो पैसा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, जो आपकी बोरोइंग्स है, जैसे कि बोरोइंग्स के नाम पे क्या क्या हो सकता है? बिजनेस लोन हो गया, ठीक है, आपने कोई कोर्स किया, आपकी एजुकेशन का हो गया, आपके प्रोडक्टिव असेट्स जो हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों का जो आपके ऊपर जो कर्जा है, जो लोन है, जो आपको हर दिन मार रहा है, उससे आपको जल्द से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा बाहर निकलना? क्योंकि आपका इनकम का मैक्सिमम पार्ट आपके किस में जा रहा है? डेट में। ठीक है, अच्छा इसमें भी ना एक तो होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। अभी जो मैंने बताया आपको, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, ये क्या है? गुड डेट है ना, गुड डेट है। प्रोडक्टिव असेट गुड डेट है। बट बैड डेट क्या है? आईफोन की ईएमआई। बैड डेट क्या है? कार ईएमआई। बैड डेट क्या है? वैकेशन लोन। और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग। लोगों को लगता है क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग थोड़ी ना डेट हुई, बट वो पैसा जो आज आपके पास है ही नहीं, उसको आप अगर स्पेंड कर रहे हो, व्हाट्स दैट? वो भी तो लोन हुआ ना, है ना? तो बैड डेट और गुड डेट दोनों में फर्क है। अगर गुड डेट है, ऑब्वियसली एजुकेशन लोन आपको उतने इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा, राइट? जो एक्चुअल इंटरेस्ट होता है 9, 10, 12% पे नहीं मिलेगा। करेक्ट है? क्यों? क्योंकि आप वो अपनी पढ़ाई के लिए ले रहे हो, एंड दिस इज द जेन्युइन थिंग जो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप आईफोन के लिए ले रहे हो, चलो आईफोन भी मैं बोल रहा हूँ नो कॉस्ट ईएमआई हो गया, बट हर महीने निकालना तो है वो पैसा जिस चीज को आप यूज कर रहे हो आज, और वो पैसा आपको देना है 1 साल तक, तो आपकी इनकम नहीं गड़बड़ाएगी। उसी जगह अगर आपकी ज्यादा नीड नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू? 25,000 का फोन लिया, मैं बोलता हूं चलो ईएमआई भी करवाई, 5 महीने में ईएमआई खत्म, हो गए टेंशन फ्री, राइट? बट एट द एंड मैंने उस दिन भी एक चीज बोली थी जब मैं पिछले क्लास में बता रहा था, ठीक है, एंड दैट इज कि दैट वाज कि यहाँ पर जब भी आप कुछ भी चीज खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको 2 बार खरीद सको, इतना कैश आपके पास पड़ा है तो उसे ले लो। 5 तो मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि एक होता है ना कि बहुत ज्यादा आप एक फाइनेंस को लेकर चल रहे हो। 5 मैंने इसीलिए बोला, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको 5 लेकर चलते हैं, बहुत सारे होते हैं 3 लेकर चलते हैं, बहुत सारे होते हैं 2 लेकर चलते हैं। बट मैंने अभी 2 क्यों बोला? उसका रीजन ये था कि मिनिमम जो एक डेडलाइन होती है ना, वो होती है 2। अब उसके ऊपर आप 3 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, 10 करो, वो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस होगा, ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 से नीचे नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ उसको एक ही बार खरीद सकते हो, तो एक बार खरीद के पैसा तो खत्म ना, कहां बचा? नहीं बचा ना। तो दैट्स वाई आप जब भी किसी चीज को 2 या 3 या 4 या 5 बार खरीद सकते हो, सेम चीज को राइट नाउ एट अ टाइम, ठीक है, तब आप उसको एक बार खरीदो। क्लियर है? समझ में आई? अब देखो डेट जो चीज है, क्रेडिट कार्ड सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो बैड डेट है वो है क्रेडिट कार्ड। आपको क्या लगता है कि आज आप पैसा ले रहे हो, एनुअल इंटरेस्ट कितना हो सकता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर?
अगर आप नहीं पे करते हो तो 35% प्लस या 36% तक जाता है। मतलब अगर आपने 1 लाख का डेट लिया है तो आप 36,000 रुपये भरोगे। अगर आपने 10 लाख का डेट लिया है तो आप 3,60,000 रुपये भरोगे। अगर आपने 1 करोड़ का डेट लिया है तो आप 36 लाख रुपए भरोगे एक्स्ट्रा। अभी बड़ा लग रहा है ना, अभी लग रहा है ना डर, 1 करोड़ पे 36 लाख। समझ में आ रहा है? मतलब क्रेडिट कार्ड जो है ना, क्रेडिट कार्ड कंपनीज या जो क्रेडिट कार्ड दे रही हैं बैंक्स, वो एक्चुअल में पैसा इसी तरीके से ज़्यादा कमा पा रही हैं क्योंकि वो आपको तोड़ रही हैं। और एक मिडिल क्लास, एक बंदा कभी ये समझ ही नहीं पाता कि उनका ट्रैप क्या है। वो सिर्फ ये सोचता है कि अच्छा आज मेरे पास पैसा नहीं है, ये लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं पैसा, मैं ले लेता हूँ, मेरे को क्या अगले महीने ही तो भरना है, 40 डेज की साइकिल पे ही तो भरना है, क्या दिक्कत है, 40 दिन में पैसा आएगा भर दूंगा। बट वॉट इफ कि अगर नहीं आ पाया तो 1 महीने में आपकी इंटरेस्ट ऐड होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही इंटरेस्ट ऐड होना शुरू होगी वो रुकेगी नहीं, वो कंपाउंडिंग में बढ़ती जाएगी, और साल के एंड तक आप देखोगे 36% तक का इंटरेस्ट आप दे रहे हो अपने उस अमाउंट पे जो आपने खर्च किया था 1 महीने में। अगर आप साल तक उसी अमाउंट को नहीं भरते हो 1 महीने वाले को, तो साल का 36% आप दोगे। मान लो 20,000 आपने यूज किया, उसका 36%, 20,000 का 36% निकालो, उतना आप भर रहे हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं करनी है। अब कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं? सबसे पहले आपके पास अगर मल्टीपल डेट्स हैं, ठीक है, तो आपको एक मेथड होता है डेट स्नोफॉल मेथड, डेट स्नोबॉल मेथड, स्नोबॉल, ठीक है, डेट स्नोबॉल मेथड। इसमें क्या होता है कि आप स्मॉलेस्ट ईएमआई से होते हुए लार्जेस्ट ईएमआई तक जाते हो। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप जो कम इंटरेस्ट वाले जो लोन हैं उनको फटाफट से खत्म कर रहे हो, उसके बाद आप ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन्स के ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि साइकोलॉजिकली जब आप छोटे छोटे लोन्स को खत्म करते जाओगे ना, तो आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है, चीजें काम कर रही हैं, ये आपको धीरे धीरे करके दिखने लगेगा। ठीक है, अब जब आप ये देखोगे तो आपका एक मोमेंटम बिल्ड होगा, और जब मोमेंटम बिल्ड होगा तो धीरे धीरे करके आप छोटे छोटे ईएमआईज खत्म करने के बाद में बड़े बड़े ईएमआईज को जल्दी खत्म कर पाओगे। तो जो पैसा आपका छोटे छोटे ईएमआईज में जा रहा था उसको भी मिला के आप बड़े ईएमआईज में डालते जाओगे। और एक और चीज करनी है आपको, एंड दैट इज कि आपको हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा देनी है। ठीक है, ये तो हमें करना ही है छोटे से बड़े की तरफ, लेकिन हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा देनी है। अब आपके ऊपर अभी कोई लोन नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर आप लेते हो तो आपको एक स्मार्टली चलना है इस तरीके से, इसीलिए मैं ये चीज आपको सिखा रहा हूं। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या करोगे कि पहले छोटी छोटी ईएमआईज को खत्म कर दोगे, एक मोमेंटम बिल्ड करोगे, देन उसके बाद में बड़ी ईएमआईज पर जाओगे और हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा भरोगे। उससे आपका जो ईएमआई है वो जल्दी खत्म होगा, प्लस आपका जो मूडी है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी आपका जल्दी खत्म होगा। अब उसमें आप जो एक ईएमआई एक्स्ट्रा भर रहे हो ना, उसको ईएमआई के नाम से नहीं, उसको प्रिंसिपल अमाउंट में डलवाओगे आप बैंक से बोलकर। ठीक है, कि ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट में डाल दो। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना पार्ट समझ में आया? नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, थर्ड स्टेप, मतलब पहला स्टेप कैश फ्लो, सेकंड जो रुकावटें हैं उसको खत्म करना। ठीक है, तीसरा थर्ड स्टेप क्या हो सकता है, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। क्या हो सकता है? इन्वेस्ट, थर्ड स्टेप इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। ठीक है, बस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना हम लोगों में वो यही है कि हम लोग ना कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोगों का मिथ ये है कि वो जल्दी रिच बन सकते हैं। किससे? सेविंग से। बट यू गाइज आर स्मार्ट, यू नो क्यों नहीं बन सकते? इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन।
अब क्या आपकी सेविंग में जो आज 1 लाख रुपया डला है वो 1 साल बाद भी 1 लाख रुपया ही होगा? नहीं होगा, उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी। कितना? 9 से 10% ऑन एन एवरेज। 9 से 10%। जो गवर्नमेंट आपको डेटा नहीं बताती, जो आप डीप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, बट गवर्नमेंट बोलती है कि हर साल सिर्फ 6 से 7% ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बट ये सच नहीं है, राइट? तो अगर 9 से 10% आपके पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि आप सेविंग से रिच बन सकते हो? क्या एलॉन मस्क सेविंग कर करके रिच बना है? हाँ? क्या बीजेपी सेविंग कर करके रिच बनी है? क्या लगता है? नहीं ना, है ना? तो इन्वेस्टमेंट किया है बीजेपी का, तो खैर वो एग्जाम्पल हटा दो, ठीक है, विवाद में नहीं पड़ना है। ओके, तो अब यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। सेविंग में रखने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो इन्फ्लेशन की वजह से खत्म हो जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे को? सबसे पहली चीज आती है जो प्रोफेशनल्स करते हैं, दैट इज जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला स्मॉल कैप, फिर मिड कैप और फिर लार्ज कैप। एक और होता है फ्लेक्सी कैप, इसमें भी आप कर सकते हो, इसमें मिक्स्ड रहता है। बट फ्लेक्सी कैप के अंदर क्या रहेगा कि आपका जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा ज्यादा हाई रहेगा, ठीक है। स्मॉल और फ्लेक्सी ये दोनों आप अपने 20s में इजीली चूज कर सकते हो। 30s में मिड कैप आप चूज कर सकते हो, एंड उसके ऊपर आप लार्ज कैप में जा सकते हो। लार्ज कैप और इंडेक्स फंड्स में जा सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जा सकते हो, ठीक है। तो इन सब में आप अपना पैसा डाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहला हमने म्यूचुअल फंड्स में डाला। दूसरा, हम इक्विटी एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि कंपाउंडिंग में आपका पैसा बढ़ेगा। आप एक स्टॉक सेलेक्ट करो, उसमें आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट डालते जाओ, 10,000 5,000 जो भी आपका है, जो भी आपका बजट है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। अब वो जितना आप डालते जाओगे उससे आपके शेयर्स आते जाएंगे। वो जो शेयर्स हैं वो कंपाउंडिंग में आपको रिटर्न देते रहेंगे। तो जहां एक साल में 5,000 के हिसाब से आपके 60,000 इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो वो एक साल के अंदर वो 60,000 नहीं रहेंगे, वो 80 से 90,000 बन चुके होंगे। करेक्ट है, ठीक है। 2 साल के अंदर वो 2 लाख के आसपास बन चुके होंगे आपके 60 हजार के इन्वेस्टमेंट। मतलब 60 1,20,000 रुपए हुए, तो कुछ 1.5 लाख 1,60,000 समथिंग आपका वो इन्वेस्टमेंट बन चुका होगा। 30-40 हजार 50 हजार ऊपर हो चुका होगा। करेक्ट है। नाउ कंपाउंडिंग क्या होता है ये तो पता ही है सबको, बताने की जरूरत नहीं है। कंपाउंडिंग को अगर आप बोलो तो उसको वॉरेन बफे 8th वंडर बोलते हैं, ठीक है। 8th वंडर मतलब 8वां अजूबा, जिसके थ्रू लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्या हम भी कमा सकते हैं? ऑफ कोर्स कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी वही सेम राइट है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। बस हमें क्या करना है, पहले कैपिटल, देन उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स, और देन कंसिस्टेंसी पकड़नी है। दैट इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट एंड कोर थिंग जो आपको अपने पास में रखनी है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अभी नाउ एक और चीज होती है, अर्ली इन्वेस्टमेंट गिव्स यू मोर रिटर्न। करेक्ट है। अगर आप 20 साल की उम्र में हर महीने 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके आने वाले 20 सालों में वो पैसा करोड़ से भी ऊपर निकल जाएगा। अगर आप 30 साल की उम्र में हर महीने 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो पैसा मे बी आपका 60-70 लाख रह जाएगा। जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, ठीक है। अब अर्ली इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको ज्यादा साल मिल रहे हैं एंड आपकी कंपाउंडिंग ज्यादा हो पा रही है। तो इसीलिए आज से अगर आप इन्वेस्ट करोगे, बिकॉज आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। क्या जाएगा? पॉकेट मनी जो मिल रही है उसको जेब में रखने से अच्छा है, फालतू खर्च करने से अच्छा है कि उसको आप इन्वेस्ट कर दो। आपके लिए ही आगे काम आएगा ना। आप अगर आगे इन फ्यूचर बिजनेस करना चाहते हो, बिकॉज देखो वी आर इन गुजरात एंड गुजरात के पानी में ही शायद कुछ ना कुछ तो लोचा है। मुझे लगता है कि सबके दिमाग में बस बिजनेस ही आता है, राइट? क्योंकि मैं भी यहाँ रह रहा हूँ पिछले 4 साल से, मुझे भी सिर्फ बिजनेस का ही एक रहा है हमेशा, कभी भी जॉब का नहीं रहा। तो देखो मेनली क्या होता है कि जब भी आप कुछ चीज आगे करना चाहोगे तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके काम आएंगे। आपके आज के 5-5 हजार रुपए आपको आगे लाखों बन के एक साथ मिल जाएंगे, जिसको आप अपना
इन्वेस्ट कर पाओगे। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो अगर आप आज समझ गए तो आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टार्ट कहाँ से करें? सबसे पहला इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो, ठीक है। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। तीसरा टर्म लाइफ इंश्योरेंस। चौथा आप म्यूचुअल फंड्स में SIP में पैसा डालो। एंड पांचवा लर्न ग्रेजुअली। फिर लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखो, लर्निंग्स चालू रहनी चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? नाउ कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है। पहला कि जल्दी रिच बनने की कोशिश नहीं करनी। मैंने एक स्टोरी बताई थी ना आपको, वॉरेन बफे और बिल गेट्स वाली, कि एक बार दोनों कॉन्फ्रेंस में मिले। बिल गेट्स ने वॉरेन बफे से पूछा कि लाइक रिच बनने का फॉर्मूला क्या है। तो वॉरेन बफे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, एंड दैट इज कि रिच बनने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन नो वन वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लोली। कोई भी ना स्लो पैसा नहीं कमाना चाहता। विच आई एग्री कि आज की जेनजी जनरेशन इतना स्लो नहीं कमा सकती जितना स्लो वो बोल रहे हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा हम फास्ट कर सकते हैं, उसको मीडियम पेस पर ला सकते हैं। करेक्ट है? ठीक है। नाउ सेकंड, स्टॉपिंग SIP ड्यूरिंग मार्केट क्रैश। SIP रोकनी नहीं है। जब मार्केट क्रैश हो रहा है और कंटिन्यू करनी है, बिकॉज आपको तो कम दाम में वो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्रैश में आपको क्या करना है? SIP को कभी भी रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यू रखना है। तीसरा कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना है हमेशा मार्केट के अंदर। वो जो लोग नहीं रखते हैं वो आपको रखना है। क्लियर है? ये था हमारा थर्ड स्टेप। तीनों स्टेप समझ में आए? नाउ फोर्थ स्टेप हमारा है इंक्रीज योर व्हाट एक्सपेंसेस? इनकम। ठीक है। क्या इंक्रीज करने की जरूरत है? इनकम इंक्रीज करने की जरूरत है, जिसको हम एक अनदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। अब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी बिल्ड होगी तो ऑब्वियसली ओवरऑल वेल्थ, ओवरऑल इनकम आपकी बढ़ेगी। जब ओवरऑल इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप इजीली अच्छा ग्रो कर पाओगे। पहली चीज इनकम ग्रो कैसे करनी है वो हम सीखते हैं। अब इनकम जो एक वर्ड है वो कैसे मिलता है? आपको अगर कुछ आता है, अगर आपको पढ़ाना आता है, यू कैन बी अ टीचर, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक का काम आता है, यू कैन बी अ इलेक्ट्रीशियन। बट ये सब क्या है? ये स्किल्स हैं, और स्किल्स मैटर्स मोर देन डिग्री, ठीक है। और स्किल से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, नो डाउट, बट आपको आना तो चाहिए। डिग्री के साथ स्किल अगर जुड़ जाती है ना तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो इन जॉब एज वेल। जॉब बेकार नहीं होती, मैंने कभी नहीं बोली ये चीज। जॉब अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन कब? जब आपकी डिग्री प्लस आपकी स्किल दोनों एक साथ मर्ज हो जाए, तो आप रिस्पेक्ट भी कमाते हो अपनी जॉब के अंदर, आप पैसा भी कमाते हो और आप आगे ग्रो भी करते हो। करेक्ट है? ठीक है। नाउ क्या क्या आप सीख सकते हो? हाई इनकम स्किल्स, जैसे कि आज की डेट में क्या है सबसे बड़ा? AI, ठीक है। ट्रेडिंग जो आप सीख रहे हो अभी, है ना, और डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? वीडियो एडिटिंग, बहुत पैसा है इसमें भी। कॉपी राइटिंग, ये सारी जो स्किल्स हैं जब आप सीख लोगे तो इससे आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो एज अ फ्रीलांसिंग वर्क करके। आपको मेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, फ्रीलांसिंग के साथ कर सकते हो। एक साइड हसल क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू करा, यूट्यूब अगर मोनेटाइज होगा वहाँ से पैसा आया। इंस्टाग्राम पे आपने कंटेंट डालना शुरू करा, वहाँ से कोलैबोरेशंस आएंगे। आपने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया तो फ्रीलांसिंग से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, उनसे आपको पैसा आएगा। डिजिटल कोई प्रोडक्ट आपने बना दिया, उसको आप बेच रहे हो, तो हर महीने आप उससे पैसा कमा पा रहे हो। एक बार प्रोडक्ट बनाया, उसको आप बार बार बेच रहे हो। आप कंसल्टिंग कर सकते हो, 1-on-1 कंसल्टेशन। जैसे कि अगर मेरे से कोई फाइनेंस के बारे में नॉलेज ले रहा है तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि ठीक है, माय लाइक 1 आवर कंसल्टेशन फीस इज 2,999, पे एंड गेट द लाइक वो कॉन्वर्जेशन जो है हम कर सकते हैं, कंसल्टेशन हम कर सकते हैं, लाइक मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी फील्ड में हो, अच्छे हो, बेस्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप उस चीज़ का चार्ज करके कंसल्टेशन कर सकते हो। सिंपल, उससे आप पैसा कमा सकते हो। और एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीज़ भी है, मार्केट में एग्जिस्ट करती है, उसमें भी आप कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, बट विद द गुड कंपनी। आई सजेस्ट इन एफिलिएट मार्केटिंग यू हैव टू वर्क विद गुड कंपनी। बट अगेन
यहाँ पर हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, उससे बेस्ट स्किल अभी हमारे सामने कुछ भी नहीं है एआई को छोड़ के, बट उसको हम प्रॉपर अच्छे से सीखते हैं और उसी को एज अ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करते हैं। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट, जो वेल्दी लोग होते हैं वो क्या बिल्ड करते हैं, लाइबिलिटीज या असेट्स? ऑब्वियसली असेट्स। असेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, आपका बिजनेस, आपका यूट्यूब का, अगर कोई यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है तो वो कंटेंट चैनल, और कोई रेंटल इनकम, रियल स्टेट इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट, एक आपका लॉन्ग टर्म का कोई असेट जैसे कि वही रियल स्टेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी असेट्स में आ गई। लाइबिलिटी में आपके एक्सपेंसेस, आपकी ईएमआईज और आपका जो स्पेंडिंग स्टेटस है वो लाइबिलिटी में काउंट होता है। क्लियर है? साइड में ही रखा है, सबसे पहले यही खोलनी थी। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ में आया? तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स जो अभी हमने डिस्कस किए। देखो एक ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा है और इससे लड़के मैं बहुत आगे बढ़ा, एंड दैट इज लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? देखो यार सिंपल सी बात है, लोगों का काम ही है कहना। आज कहेंगे कि इसके बस का कुछ नहीं है, कल जब वो बंदा कर देगा तो कहेंगे वाओ मुझे पता था कि यही कर सकता है, मुझे पता था कि ये बंदा ही कर सकता है और देखो इसने करके दिखा दिया, आई एम प्राउड ऑफ हिम। समझ में आई बात? तो लोगों का काम तो बस कहना है, उनको सिंपल इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है, ठीक है। वो कुछ भी बोलते रहे, चाहे वेदर, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो कोई भी सगा संबंधी हो, चाहे वो कोई भी दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, छोड़ दो। ऐसे लोग अपनी जर्नी में चाहिए ही नहीं जो पैर खींचते हैं, क्योंकि मेरी भाषा में उनको सांप बोलता हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपने आप से दूर कर दो। देखो मैं ना बहुत, क्योंकि मैं ये सारी चीजें देखते हुए आ चुका हूं, ठीक है। हमेशा जब भी आप ग्रोइंग माइंडसेट को लेके चलोगे ना, तो आपको अपने आसपास ना वो लोग ही पसंद नहीं आएंगे जो एक भी नेगेटिव बात बोलेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो हमेशा आगे बढ़ने का सोचते हैं, जिनको हमेशा लगता है कि यार आई हैव टू अचीव दिस सक्सेस इन माई लाइफ, आई हैव टू अचीव दैट सक्सेस इन माई लाइफ। तो वो लोगों के साथ ही आप उठना बैठना पसंद करो, ठीक है। तो हमेशा ये वाला जो लाइन है ना, इसको जड़ से बिल्कुल ख़त्म ही कर देना है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना और हमारा काम क्या है, उनको इग्नोर करना, ठीक है, और अपने काम में लगे रहना। क्लियर? सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर एंड आई होप कि आपको आज पता चल चुका है कि कैसे आप इन 4 स्टेप्स की मदद से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अगेन क्विक रिवाइज करते हैं। नंबर 1, कैश फ्लो, कंट्रोल योर कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो को आपको कंट्रोल करना है। दूसरा, किल बैड डेट, गुड डेट बैड डेट दोनों होता है। गुड डेट एक बार को चलेगा, ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो वो भी नहीं लेना, बट अगर है तो कोई इशू नहीं है, बट बैड डेट को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। उसके लिए हमारे पास मेथड कौन सा है? स्नोबॉल मेथड, ठीक है। एक और मेथड होता है जिसमें कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, बट वो टाइम टेकिंग और थोड़ा बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता है, क्योंकि उसमें आप बड़ी चीज को खत्म करने में लगे हुए हो, तो वो आपको टाइम थोड़ा सा जाएगा। अच्छा एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो था अकाउंट्स, ठीक है। अब मेरे 12th में, मैं ये आपको रिवील कर रहा हूँ कि मेरे 12th में लाइक 89.99% आए थे, अप्रोक्स 90% समथिंग थे, बट मेरे परसेंटेज कहाँ रुके, जिसकी वजह से मैं अपनी क्लास का नंबर 1 बनने से रह गया, एंड दैट इज अकाउंट्स, जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। अब हुआ क्या था कि जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एक स्नोबॉल मेथड होता है, ठीक है, और एक मेथड होता है जिसमें कि हम बड़े ईएमआई से छोटे ईएमआई की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब बड़े ईएमआई से छोटे ईएमआई की तरफ जा रहे हैं तो टाइम टेकिंग है। मैंने क्या किया कि हमारे में 20 मार्क्स के तो एमसीक्यूज आते हैं, करेक्ट है, स्टार्टिंग में, और बाकी फिर वो बढ़ते जाते हैं और लास्ट तक हमारा 6-6, 7-7 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होता है। तो मैंने एग्जाम पेपर
आगे से नहीं, पीछे से शुरू कर दिया अकाउंट्स का। अब पीछे से सारे करता गया कर दिए, टाइम खत्म हो गया, मेरे 20 के 20 MCQs रह गए। मैं 20 के 20 MCQs कर ही नहीं पाया, मेरे 20 नंबर पूरे कट गए। बाकी मिल गए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स थे वो मेरे चले गए। तो नो डाउट पीछे से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बट उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि हमेशा आप जब एग्जाम से पहले सॉल्व कर रहे होते हो तो आप ऐसे कर रहे होते हो, ठीक है। अगर आप उल्टा ही सॉल्व कर रहे हो तो आपकी स्पीड हो जाएगी, बट मेरी वो स्पीड नहीं हो पाई, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगता है। उनको बैलेंस शीट मैच करना, P&L स्टेटमेंट निकालना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉपर निकाल के उसको बैलेंस शीट में फिट करना, और फिर वो पूरा लास्ट में उसको इक्वल करना, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। तो उसकी वजह से मेरे अकाउंट्स के अंदर कुछ 75 नंबर आए थे टोटल 100 में से, मेरे 20 मार्क्स के पूरे MCQs चले गए थे। इतना दुख हुआ था मेरे को, मैंने कहा कि यार 93-94% मेरे आ सकते थे, बट ठीक है, अगेन नंबर्स कांट डिसाइड योर फ्यूचर, करेक्ट है, ठीक है। बिकॉज आज मैं जहाँ हूँ वो मेरी स्किल की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, या वी कैन से कि लाइक कभी ना रुकने वाले हसल की वजह से, ठीक है। तो नंबर्स कांट डिसाइड योर फ्यूचर, ये ध्यान रखना है हमेशा। ओके, नाउ थर्ड, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, एंड फोर्थ, इंक्रीज योर इनकम। दैट्स ऑल। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया।